बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च मीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि चैप्टर 4 जब हम उसको इंटरप्रेट करना चाह रहे होते हैं तो सबसे पहले जो टेबल हमें प्राइमरी डाटा रिसर्च में क्वांटिटेटिव रिसर्च में नज़र आता है वो डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक समरी का टेबल होता है। तो इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है, जो लोग पहली बार रिसर्च कर रहे होते हैं उन्हें आइडिया नहीं होता कि इस टेबल को हम इंटरप्रेट कैसे करें। पहली गाइडलाइन तो ये होती है कि जो आपकी बेस स्टडी है, अगर उसमें इस तरह का टेबल मौजूद है तो आप उसे ज़रूर देखें, ठीक है। क्योंकि हर रिसर्चर का अपना एक मेथड है डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक समरी को एक्सप्लेन करने का। तो बेहतर ये होता है कि आप उस मेथड को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ एक कॉमन मेथड जो मैं अडॉप्ट करता हूँ, स्टूडेंट अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर किस तरह से हम इस टेबल को इंटरप्रेट करें। तो जो मैं जिस तरीके से इस टेबल को इंटरप्रेट करता हूँ, द मोस्ट ईजीएस्ट वे, वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बहरहाल मेरी सजेशन ये है कि आप कोशिश करें कि अगर आप किसी स्पेसिफ़िक स्टडी को फॉलो कर रहे हैं और उसमें इस तरह का टेबल मौजूद है तो उसने किस तरह से इंटरप्रेट किया है, आप कोशिश करें कि आप उस तरीके से उसको इंटरप्रेट करें। बहरहाल मैं अपना तरीका आपको समझाता हूँ। जैसे हम हर चैप्टर के स्टार्ट में एक इंट्रो देते हैं, इसी तरह इसका जब पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ जब आप लिखेंगे इसकी हेडिंग के अंदर, तो आप सबसे पहले इस जो है टेबल के हवाले से थोड़ा सा इंट्रो देंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले उस टेबल का रेफरेंस दें। टेबल 1 रिपोर्ट्स द सोशियो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक डिटेल ऑफ द रिस्पोंडेंट इन द फॉर्म ऑफ, किस शक्ल में वो अपनी डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले है जी जेंडर है, जेंडर है, एज है, ठीक है जी। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एंड मंथली एवरेज सैलरी है। टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मंथली एवरेज सैलरी। ये एक इंट्रो हो गया, ठीक है। इसमें आप जो है आप वन बाय वन सबको जो है वो इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करने से पहले चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे हम जो है वो किस किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं। मिनिमम से मुराद है कि जब आप एक स्पेसिफ़िक फ़ीचर की कैटेगराइजेशन करते हैं, तो जैसे यहाँ पर दो कैटेगरीज बनी हुई हैं, फ़ीमेल और मेल, ठीक है। तो जब आप SPSS में डाटा एंट्री करते हैं तो क्योंकि ये नॉमिनल की कैटेगरी में आते हैं तो हमने इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए 0 और 1 को रेफ़र किया होता है, जिसमें 0 मिनिमम है और 1 मैक्सिमम है, ठीक है जी। मीन जो है वो एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि ऑन एवरेज रिस्पॉन्सेस किसके हक़ में ज़्यादा जा रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं पॉइंट के बाद 5 या इससे बड़ी वैल्यू हो तो वो राउंड होकर 1 हो जाती है। इट्स मीन मेजॉरिटी यहाँ पे रिस्पोंडेंट जो हैं वो मेल कंसिडर होंगे, क्योंकि जो 1 है वो मेल की इंडिकेशन है, ठीक है, फ़ीमेल की तादाद कम है। अब इस चीज़ को हम यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। एन से मुराद फ्रीक्वेंसी है, यानी टोटल 154 रिस्पोंडेंट थे, जिसमें से 45 जो हैं वो फ़ीमेल हैं और 109 जो हैं वो मेल हैं। ये आगे इनकी परसेंटेज है कि फ़ीमेल की जो पार्टिसिपेशन है वो 29.2% है, जबकि मेल की पार्टिसिपेशन 70.8% है। यानी जब हमने डाटा कलेक्शन किया
तो उस डाटा कलेक्शन में 45 जो थी वो फीमेल थी, जो कि 29.2% को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जबकि जो 109 है वो मेल हैं, ठीक है, जो कि 70.8% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आउट ऑफ 154। इसी तरह बाकी नंबर्स की भी आप रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। लाइक एज में अगर आप देखें तो एवरेज वैल्यू 3.51 है। इसका मतलब है कि 3.51 का मतलब ये होता है कि आपकी जो तीसरी और इसके बाद वाली कैटेगरीज़ हैं उसमें आपको रिस्पोंडेंट ऑन एवरेज ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें 33, 34 और इसके बाद जो है वो 48 है, जबकि थर्ड कैटेगरी से पहले जो रिस्पोंडेंट हैं वो कम है, ठीक है। इसी तरह अगर आप क्वालिफ़िकेशन में आएँ तो आपको एवरेज वैल्यू 2.06 मिल रही है। इसका मतलब है कि सेकंड और थर्ड कैटेगरी में रिस्पोंडेंट आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसी तरह अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंस पे जाएं तो 2.29 है, यानी आपको सेकंड और थर्ड कैटेगरी में रिस्पोंडेंट जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में देखें तो 2.52 है, यानी आपको थर्ड कैटेगरी में कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्पोंडेंट मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नंबर राउंड होकर 3 हो जाता है। अच्छा, इसी तरह मंथली एवरेज सैलरी में अगर आप देखें तो 2.59 है, यानी आपको थर्ड और फोर्थ कैटेगरी में रिस्पोंडेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेंगे। अब आते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन पर कि इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जेंडर को लेते हैं। दी डेमोग्राफिक, यहाँ पर लिखते हैं द फर्स्ट डेमोग्राफिक फीचर लाइक जेंडर represents a total number of 154 respondent that comprised of 45 फीमेल, ब्रैकेट में आप लिख दें 29.2%, यहाँ पे बेशक आप रिप्रेजेंटिंग 29.2% एंड 109 मेल रिप्रेजेंटिंग 70.8%। अब ये एक फ़िगर हमारे सामने आ गया, इससे एक चीज़ पता चल रही है, वो ये कि एक तो ये कि मेल की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, और दूसरा अगर हम इस सेक्टर को देखें तो ये बैंकिंग सेक्टर है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो आपका बैंकिंग सेक्टर है वो मेल डोमिनेटिंग बन रहा है, ठीक है। फीमेल की पार्टिसिपेशन कम है, मींस मेल डोमिनेटिंग सेक्टर है ये। एज द स्टडी वाज टारगेटेड टुवार्ड्स द ऑपरेशनल एंड branch managers of banking sector in Pakistan, especially in सिल्क बैंक, क्योंकि हमारा फोकस सिल्क बैंक के ऊपर था, तो therefore we conclude that this bank is male dominating, ठीक है जी। तो एक वेरिएबल का हमारा या एक फीचर का ये हमारे पास इंटरप्रिटेशन आ गई। अब नेक्स्ट हम एज कैटेगरी पे देखते हैं। दी सेकंड डेमोग्राफिक feature like age represents that नंबर के अकॉर्डिंगली हम देखें तो ऑन एवरेज 3.51 बन रहा है। इसका मतलब ये है कि थर्ड और उसके बाद वाले नंबर्स, ठीक है, यानी फोर्थ और फिफ्थ, मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट जो हैं
वो 41 से ग्रेटर एज के हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट दैट मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स वर फ्रॉम द एज कैटेगरी ऑफ 41 और ग्रेटर, ठीक है जी। एज दी रिस्पोंडेंट्स आर, अब ये मैं उसकी रीजनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि इस एज कैटेगरी में नॉर्मली जो आपकी हायर लेवल मैनेजमेंट होती है वो लोग शामिल होते हैं। एज द रिस्पोंडेंट्स आर फ्रॉम ऑपरेशनल एंड ब्रांच managerial level, so most of the respondents have more experience than others, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं जी क्वालिफ़िकेशन पर। क्वालिफ़िकेशन में भी देखें तो मेजॉरिटी जो है वो 2.06 रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेजॉरिटी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट या अदर स्पेशलाइज्ड क्वालिफ़िकेशन को कंप्राइज कर रहे हैं। सिमिलरली द क्वालिफ़िकेशन of the respondents indicate that majority of the respondents are post graduate or specialized or having other specialized certification like IBP qualification or ACCA, CA, etc. अच्छा जी, उसके बाद हम आगे आते हैं जी। आगे है जी वर्किंग एक्सपीरियंस। वर्किंग एक्सपीरियंस को भी देखें तो 2.29 यानी मेजॉरिटी का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो ग्रेटर देन 5 ईयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इंटरप्रेट कर देंगे। एडिशनली द वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स आर ग्रेटर देन 5 ईयर्स, ठीक है जी। ये हम कंक्लूड कर लेते हैं। जब 5 ईयर से ग्रेटर होगा तो उसमें सारे ही शामिल हो जाएंगे जो स्पेशली 5 ईयर से अबव होंगे। तो इसमें ये 5 to 10 ईयर्स, अबव 10 ईयर, ये सारे आ जाते हैं। मेजॉरिटी इस पे कंप्राइज कर रही है। अच्छा, इसी तरह जो है अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है जी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जो टेम्परेरी बेस पर जॉब कर रहे हैं, जबकि 63 जो हैं वो फ़िक्स कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे और 86 जो हैं वो परमानेंट, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है और स्पेशली ये प्राइवेट सेक्टर है और स्टिल बैंक तो जो है ये है ही प्राइवेट। तो यहाँ पे कुछ आपको टेम्परेरी स्टाफ भी मिल जाएंगे लेकिन बहुत कम होंगे। However, the term of employment indicates that 5 of the respondents are holding temporary position (63) जो हैं वो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट हैं और 86 जो हैं वो परमानेंट है।
63 for fixed contract and 86 are holding their office permanently, of holding their position permanently in सिल्क बैंक। ठीक है जी। इनके साथ आप परसेंटेज मेंशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी ठीक है। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन हम ये दे सकते हैं कि जी परमानेंट क्योंकि ज़्यादा हैं या फिक्स कॉन्ट्रैक्ट वाले ज़्यादा हैं। इट इन्फर्स दैट मेजॉरिटी ऑफ द senior staff are holding either fixed contract or permanent position। permanent position at operational or branch बैंकिंग। ठीक है जी। उसके बाद हम इनकी एवरेज मंथली सैलरी पर आ जाते हैं। तो मेजॉरिटी जो है उनकी एवरेज मंथली सैलरी 1,51,000 से लेकर अबव है। Finally, the collected data indicated that majority of the respondents are earning more than 151 lakh, या आप इसको इस तरह से साइन डालकर greater than 151 lakh PKR as the average monthly salary of in सिल्क बैंक। क्योंकि हमारा फोकस इस एक बैंक पे है और इस एक बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस से हमने रिस्पॉन्सेज कलेक्ट किए हैं, तो हम उसी के रेफरेंस से जो है वो हम यहाँ पर इंडिकेट करते जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर का जो टेबल है, जो डिटेल है, वो इस तरह से आप उनको इंटरप्रेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।